सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ यह घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों के होने पर यह चैनल कोई दावा नहीं करता है और ना ही उनका प्रोत्साहन करता है। हमारे शास्त्रों में 13वीं श्राद्ध और पिंडदान की पूजा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हम जब भी हमारे किसी करीबी को खोते हैं तब ये सब बातें हमें जानने, सुनने और देखने को मिलती हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग शास्त्रों की बातों में पूरा यकीन रखते हैं। लेकिन आज के युग में कई बार जब हम परंपराओं को बिना उसके मूल उद्देश्य को समझे उसका निर्वहन करने लगते हैं, तब वे परंपराएं कालांतर में मात्र एक दिखावा और अंधविश्वास बन के रह जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं हिंदू धर्म के शास्त्रों की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज की हमारी कहानी में आपको कुछ ऐसा ही सुनने को मिलेगा। जी हाँ, प्रदीप और उसका परिवार, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जो प्रेत आत्माओं की कहानियां उन्होंने आज तक सुनी थी वैसी ही आत्माओं का सामना कभी उन्हें करना पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। प्रदीप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके बचपन में ही उसके पिताजी की डेथ हो गई थी और उसकी मां ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा करा था। प्रदीप एक एमएनसी में दिल्ली में जॉब करता था और उसकी शादी होने वाली थी। एक दिन उसकी मां ने उससे बोला कि अब तेरी शादी होने वाली है तो तू एक घर ले ले। प्रदीप को मां की बात सही लगी और उसने घर की तलाश शुरू कर दी। उसने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की कि उस डीलर ने उसे कई घर और फ्लैट दिखाए, लेकिन प्रदीप को कभी कोई फ्लैट पसंद नहीं आता था तो कभी कोई फ्लैट उसके बजट से बाहर था। कुछ महीनों की तलाश के बाद प्रदीप को एक फ्लैट मिला जो शहर की अच्छी लोकेशन पर था और उस फ्लैट की कीमत भी काफी कम थी। प्रदीप को यह फ्लैट उसके किसी कलीग ने बताया था और प्रदीप ने फ्लैट के ओनर से बात करके उसे खरीद लिया। प्रदीप बहुत खुश था और उसने ये खुशखबरी अपनी मां को दी और कुछ ही महीनों में प्रदीप की शादी हो गई और वो अपनी पत्नी और मां को लेकर दिल्ली आ गया। प्रदीप को अपने परिवार के साथ इस घर में रहते हुए करीबन 3 महीने हो चुके थे कि एक दिन रात में अचानक प्रदीप की पत्नी को कुछ आवाज आई। वो आवाज बड़ी अटपटी थी, लेकिन रश्मि ने सोचा कि यह आवाज शायद उनके पेट शैगी की है और उसने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया और अपने पलंग पे आके सो गई। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन रात में प्रदीप की मां गहरी नींद में थी। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनकी चादर खींच रहा है। वो अचानक से उठ गई और बहुत डरी हुई थी। उन्होंने उठकर लाइट जलाकर देखा तो वहां सब कुछ नॉर्मल था। उन्हें उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूं तो शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन वो वहम नहीं था, वो एक हकीकत थी। उस घर में मां और रश्मि के साथ कुछ ना कुछ अजीब हो चुका था और अब बारी थी प्रदीप की। कुछ दिन बाद प्रदीप रात में लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा था कि उसे अचानक रसोई में से कुछ बर्तनों की आवाज आई, जैसे कोई खाना पका रहा हो। प्रदीप ने देखा तो रश्मि उसके बगल में सो रही थी। प्रदीप ने सोचा कि हो सकता है मां हो, लेकिन
मां को इतनी रात को खाना बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? प्रदीप के मन में ये उसको परेशान कर रहा था। प्रदीप ने बाहर जाकर देखा तो रसोई की लाइट बंद थी और रसोई में कोई नहीं था। अगले ही पल प्रदीप को ऐसा लगा कि मानो रसोई में किसी की आंखें चमक रही हो। प्रदीप ने उसे छोड़ अपनी मां के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी मां गहरी नींद में सो रही थी। ये सब देख प्रदीप थोड़ा डर गया था और उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। दिन पर दिन ये हादसे अब बढ़ने लगे थे और एक दिन रात में रश्मि को स्टोर रूम में से किसी औरत के रोने की आवाज आई। रश्मि वहां देखने गई तो वो देखती है कि स्टोर रूम में कोई लंबे बालों की परछाई खड़ी है और वहां से रोने की आवाज आ रही है। वो दृश्य देख रश्मि घबरा जाती है और मानो उसकी रूह कांप जाती है। वो दृश्य देख रश्मि को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है और सीधे अपने कमरे में आकर सो जाती है क्योंकि वो एहसास बहुत डरावना था और रश्मि बहुत ज्यादा डर गई थी। अगले दिन जब सुबह प्रदीप उठा तो उसने देखा कि उसकी मां खाना बना रही है और रश्मि सो रही है। प्रदीप ने जब उसे उठाया तो उसने देखा कि रश्मि का शरीर मानो ज्वालामुखी की तरह तप रहा हो। रश्मि को बहुत तेज बुखार था तो प्रदीप ने डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा तो उसकी मां ने उसे साफ मना कर दिया। यह आश्चर्य की बात थी और वो बोली कि यह डॉक्टर को दिखाने वाला बुखार नहीं है, ये बुखार डर के कारण हुआ है। प्रदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां ये सब क्या बोले जा रही है। प्रदीप की मां उसे बताती है कि इस घर के अंदर कोई काली शक्ति का निवास है, कोई आत्मा है यहाँ जो हमें परेशान कर रही है। मुझे पिछले कुछ दिनों से ही घर में इसका एहसास हो रहा था और रात को बहू के साथ भी शायद कुछ ऐसी ही घटना हुई है। तो प्रदीप ने अपने साथ हुई घटना के बारे में भी अपनी मां को बताया। उसकी मां ने उसे बोला कि तुम किसी बड़े पंडित को घर पे बुला कर लाओ और वही इस समस्या का समाधान करेंगे। प्रदीप को अब थोड़ा समझ में आया कि आखिर क्यों इस फ्लैट की कीमत बाजार में बाकी फ्लैट से कम थी। उसने सोसाइटी में रहने वाले लोगों से उस फ्लैट के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए तो उसका सर चकरा गया। उसे पता चला कि इस घर में रहने वाले पुराने किराएदार, वो पति पत्नी इसी घर में सुसाइड करके मर गए थे और उनकी आत्मा इस घर में आज भी भटकती है। प्रदीप अब बहुत ही ज्यादा डर गया था और उसने अपनी मां को ये सारी बातें बताई। उन्होंने किसी करीबी से किसी बड़े पंडित जी का पता मिला और प्रदीप उनके पास गया और उनको अपने घर की सारी समस्याओं के बारे में बताया। पंडित जी ने उसके घर आकर सब कुछ देखा और एक पूजा करने को कहा और कहा कि आत्मा कौन है और क्यों परेशान कर रही है। आप लोगों को इसका पता भी उसी दिन चल जाएगा। 2 दिन बाद पंडित जी ने आके पूजा पाठ की तो उन्होंने उस घर में किसी अकाल शक्ति के होने का आभास हुआ। पंडित जी ने हवन वगैरह करके उस घर का शुद्धिकरण किया। पंडित जी को अपनी विद्या से पता चला कि अकाल मृत्यु होने के कारण इनकी अंतिम क्रिया पूर्ण विधि विधान से नहीं होने की वजह से दोनों पति पत्नी को मुक्ति नहीं मिली, जिसके कारण उनकी आत्मा अभी भी इस घर को अपना आवास मान रही है। और जो पंडित जी ने बताया वो सुनकर प्रदीप और उसकी मां दोनों के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो।
उन्होंने बताया कि ये पति पत्नी कोई और नहीं, तुम्हारे चाचा और चाची हैं। ये 27 साल पहले जब तुम अपनी मां के पेट में थे, तब तुम्हारे पिताजी को धोखा देकर यहां आ गए थे और 6 साल पहले इनके बच्चों ने इन्हें धोखा दे दिया और इसी वजह से इन्होंने यहां आत्महत्या कर ली। प्रदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी मां को सब समझ आ चुका था। प्रदीप ने पंडित जी से पूछा कि ये कैसे हो सकता है? जो घर मैंने खरीदा उसमें पहले मेरे ही परिवार के लोग रहते थे और आखिर मैं ही क्यों? पंडित जी ने उसे कहा कि पुत्र, इस धरती पे हर चीज की एक वजह होती है। शायद ईश्वर की यही इच्छा थी कि तुम यहां आओ और अपने चाचा चाची को मुक्ति दिलाओ। पंडित जी ने काफी देर तक घर में पूजा वगैरह की और घर को पूर्ण रूप से नकारात्मक शक्ति से मुक्त करा दिया। और पंडित जी ने उन्हें इनका पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए कहा। और ये सब करने के बाद प्रदीप और उसके परिवार को वो आत्माएं कभी नहीं दिखी। लेकिन जब भी वो हादसा उन्हें याद आता है तो वो लोग उस रात चैन से सो नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये सब कल की ही तो बात थी। अकाल मृत्यु होने के कारण आत्मा शरीर का तो त्याग कर देती है, लेकिन उसका धरती पर समय से पूर्व मृत्यु हो जाने के कारण उसे प्रेत योनि में तब तक भटकना पड़ता है जब तक कि उसकी मुक्ति का कोई शास्त्रों के अनुसार उपाय न किया जाए। अगली बार आप भी जब कभी घर खरीदेंगे तो आपके मन में यह हादसा जरूर आएगा। शायद आपको यह सोचने पर मजबूर भी कर देगा, क्या इस घर में भी पहले कोई हादसा तो नहीं हुआ? आत्माओं का कोई रंग रूप नहीं होता। वो कभी भी किसी भी वक्त आपसे मुलाकात कर सकती है। क्या पता इस वक्त वो आपके बगल में ही बैठी है। आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे नई कहानी। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ यह घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों के होने पर यह चैनल कोई दावा नहीं करता है और ना ही उनका प्रोत्साहन करता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। रात के करीब 9:30 बजे सुरेश अपने ऑफिस में काम कर रहा था और बाहर तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। उन दिनों सुरेश का एक प्रोजेक्ट लॉन्च था और वो उसी में व्यस्त था। उसे टाइम का पता ही नहीं चलता था कि वो कभी रात के 10 बजे निकलता था तो कभी 11, और उस दिन भी उसे निकलते निकलते करीब 11:30 बज गए थे और उसके मोबाइल की बैटरी भी डेड हो गई। सुरेश जब बाहर निकला तो उसके होश उड़ गए। काली अंधेरी रात और सुनसान रास्ता, ऊपर से वो गरजते हुए और बारिश, ये सब उस रात को और भी खौफनाक बना रहे थे। वहां आसपास में कोई नहीं था। तूफान के साथ तेज बारिश हो रही। तूफान की वजह से बिजली के खंभों पे लाइट नहीं। सुरेश ने जैसे तैसे करके अपनी बाइक निकाली और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखाई और उसकी बाइक वहीं रुक गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने अपनी बाइक का ब्रेक लगाया ही नहीं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसकी बाइक किसी ने पकड़ ली हो। सुरेश बाइक से उतरा और उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बाइक ना हिल रही थी ना ही स्टार्ट हो रही थी।
बारिश में सुरेश पूरा भीग चुका था। ठंड के मारे उसकी वहां कपकपी छूट रही थी और दूसरी तरफ बिजली कड़क रही। वहां एक अलग ही डर का माहौल बन चुका था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। सुरेश जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन है वहां? उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। सुरेश बहुत डर गया था और फिर वहां लाइट लपझप करने की आवाज आने लगी। उसने पास में देखा तो वहां ना कोई बिजली का खंभा था, ना ही कोई और लाइट। फिर उसकी नजर अपनी बाइक की हेडलाइट पे पड़ी और उसने देखा कि वो लपझप की आवाज उसकी बाइक की हेडलाइट से आ रही थी। वो लाइट कभी जल रही थी तो कभी बंद हो रही थी। ऐसा कुछ देर तक चलता रहा और फिर हेडलाइट बंद हो गई। सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे तैसे उसने अपना होश संभाला और मोबाइल फोन ऑन करने की कोशिश करने लगा। वो फोन ऑन कर पाता उससे पहले ही उसे पेड़ से लटकता हुआ एक सफेद छाता दिखाई दिया। सुरेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो अपनी आंखों को ज्यादा देर तक बंद नहीं कर पाया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी नजरों के सामने एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो डरावनी नजरों से सुरेश को देख रही थी। फिर उस औरत ने छाता जमीन पर फेंक दिया और फिर से बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई। और फिर तभी जैसे ही पानी की बूंद चुड़ैल की साड़ी पर गिरी, उसकी साड़ी का रंग सफेद से लाल हो गया और वो बिल्कुल चुड़ैल का भेष बदलकर दुल्हन की तरह दिखने लगा। सुरेश बौखला गया था कि उसका सर घूमने लगा था। सुरेश घबरा के वापस अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगा और बाइक चालू हो गई। जैसे ही सुरेश वहां से निकल कुछ दूर पहुंचा, वो औरत अचानक उसके सामने आ गई और सुरेश अपना बैलेंस खो बैठा और पेड़ से जा टकरा। पेड़ से टकराते ही तुरंत उसकी मौत हो गई। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक तरफ सुरेश की बाइक पड़ी है और वहीं पेड़ के किनारे सुरेश की लाश पड़ी है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करी और उनकी जांच पड़ताल में यह सामने आया कि सुरेश की मौत बाइक स्लिप होने की वजह से हुई है और पुलिस ने सुरेश की डेड बॉडी उसके घर वालों को दी। आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। वो औरत कौन थी और सुरेश से आखिर उसका क्या लेना देना था? आखिर उसने सुरेश को मौत के घाट क्यों उतारा? आपको सारे सवालों के जवाब कहानी के अंत में जरूर मिले। सुरेश की मौत के कुछ दिन बाद फिर एक दिन ऐसा ही तूफान आया। सुरेश के दो खास दोस्त थे, रमेश और परेश। वो दोनों सुरेश के साथ ही काम करते थे। एक दिन रात के करीब 2 बजे थे। रमेश अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसे बिजली कड़कने की आवाज सुनी और वो चौंक के उठ गया। वो आवाज इतनी तेज थी कि मानो रमेश के कमरे की दीवारें हिल गई। रमेश ने उठ के पानी पिया और वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उसको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसको एक थप्पड़ मारा और उस थप्पड़ की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। रमेश नींद से जाग उठा था और आसपास देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट
लपझप करने लगी। ये देख रमेश बहुत घबरा गया था और कंबल ओढ़कर उसने अपने आप को चारों तरफ से ढक लिया था। अचानक रमेश का कंबल किसी ने जोर से खींचा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने के कुछ देर बाद वहां एकदम से शांति हो गई। फिर अचानक रमेश के कमरे की खिड़कियां जोर जोर से कड़कने लगी और कुछ ही देर में उसकी खिड़कियों के कांच टूटकर वहीं जमीन पर बिखर गए। और फिर वहां जो हुआ वो देख किसी की भी रूह कांप उठेगी। उस खिड़की से कोई और नहीं, वही औरत जो सुरेश को रास्ते में मिली, जिसने सुरेश को मौत के घाट उतारा था, वही उस खिड़की से अंदर आई और उसका धड़ हवा में झूल रहा था। और वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उसकी हंसी गूंज रही थी। उसने रमेश को अपनी ओर खींचा और रस्सी से गला बांध पंखे से लटका दिया। कुछ ही पलों में रमेश की रूह ने उसके शरीर को त्याग दिया। उसे तो यह सोचने तक का मौका नहीं मिला कि आखिर ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि उसे ऐसी मौत मिली। वो औरत सुरेश के बाद आखिर रमेश के पीछे क्यों आई। अगले दिन सुबह जब रमेश का दोस्त परेश उसको बुलाने आया, तब उसने देखा कि कमरे में पंखे से रमेश की लाश लटकी और वो ये दृश्य देख खुद को संभाल ना पाया और वहीं बेहोश हो गया। वहां असल में क्या हुआ था, ये राज रमेश के साथ ही ऊपर चला गया और लोगों को लगा कि रमेश ने आत्महत्या की है। कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन परेश के मन में अभी भी कुछ अलग ही हलचल चल रही। उसे यह डर था कि उसके दोनों दोस्त सुरेश और रमेश हाल ही में मरे हैं और ये किसी को नहीं पता कि वो कोई साजिश थी या फिर वो किसी हादसे का शिकार बने। उसे लग रहा था कि अब कहीं अगला नंबर उसका ही ना हो। इसी डर की वजह से परेश ने अपने ऑफिस जाना बंद कर दिया और खुद को सबसे दूर कर अकेला रहने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला और फिर उसे यकीन हुआ कि अब सब कुछ ठीक है। फिर एक दिन ऑफिस में ज्यादा काम की वजह से उसको देर तक रुकना पड़ा। उस रात फिर वैसा ही तूफान आया और भारी बारिश होने लगी। क्या ये बारिश एक और मौत का संदेश थी या फिर कोई इत्तेफाक? परेश इस बात से अनजान था कि जिस दिन उसके दोनों दोस्तों की मौत हुई थी, उस दिन भी कुछ ऐसा ही तूफान और बारिश आई। परेश मौसम को नजरअंदाज कर अपनी कार में बैठ घर के लिए रवाना हो गया। सड़क पे पानी भरा हुआ था और उसी वजह से परेश की गाड़ी एक बड़े खड्डे में टकराई और कार का एक पहिया खड्डे में ही अटक गया। परेश कार से नीचे उतरा और उसने बहुत कोशिश की, लेकिन पहिया खड्डे से नहीं निकला। परेश कोशिश ही कर रहा था कि वहां अचानक एक आवाज आई। हेलो, एक्सक्यूज मी, डू यू नीड एनी हेल्प? परेश की सांसें एक पल के लिए वहीं थम गई थी, क्योंकि वो आवाज इतनी नशीली थी और उतनी ही डरावनी थी। परेश ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई और नहीं, वही लाल साड़ी पहने वो औरत खड़ी थी। परेश सोच में पड़ गया था कि इतनी रात गए यहां ये औरत अकेली क्या कर रही है। उसने झिझकते हुए कहा,
मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं निकल रहा है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? उस औरत ने कार को पीछे से सिर्फ जरा सा धक्का मारा और कार का पहिया खड्डे से निकल गया। परेश हैरान हो गया था कि उसने उस औरत को शुक्रिया किया और पूछने लगा कि आप इतनी रात में अकेली कहां जाएंगी? चलिए मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूं। पहले तो उस औरत ने मना किया, लेकिन फिर बोली, यहाँ से थोड़ी दूर एक तालाब वाली गली आती है, आप मुझे वहीं छोड़ देना, मेरा घर वहीं पास ही है। परेश ने उसे अपनी कार में बिठाया और आगे बढ़ा। परेश को थोड़ा डर भी लग रहा था और उसके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज आई, बस यहीं रोक दीजिए, मेरा घर यहीं पास ही है। परेश ने कार रोक दी और उनको उतरने के लिए कहा। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही वो गाड़ी से नीचे उतरी। परेश ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। वो औरत खून में लथपथ थी और अपने मुंह से कोई जानवर का मांस चबा रही थी। और फिर उसने बहुत डरावनी आवाज में कहा, परेश सकपका गया था और उसके होश उड़ चुके थे। उस औरत ने परेश को जोर से धक्का दिया और वो कार का शीशा तोड़ सड़क पे जा गिर पड़ा। परेश उससे रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि वो औरत तो परेश के खून की प्यासी थी। वो औरत बोली, तुझे आज कोई नहीं बचा पाया। तेरे दोनों दोस्तों को मौत के घाट मैंने ही उतारा था और आज तुझे मार के मैं अपना बदला पूरा करूंगी। याद कर वो रात 2 महीने पहले, जिस रात तुम दोस्त शराब के नशे में धुत मेरी होने वाली पति की बारात में जबरन घुस गए थे। याद आया कुछ या और भी सुनना चाहता है? परेश को समझ आ गया था कि आखिर ये औरत कौन है और इन्हें क्यों मारना चाहती है। परेश जब तक कुछ बोलता, उस चुड़ैल ने उसे हवा में लटकाया और उसके शरीर की सारी हड्डियां चटका दी और उसे जमीन पे गिरा दिया। वहीं परेश की मौत हो गई और उसकी मौत के साथ ही चुड़ैल अचानक वहां से गायब हो गई। दूसरे दिन परेश की लाश भी पुलिस को मिली और उन्होंने उसे भी एक्सीडेंट समझ फाइल क्लोज कर दी। सुरेश, रमेश और परेश के साथ असल में क्या हुआ था, ये उन तीनों के अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन आप जरूर ये जानने को विचलित हो रहे हैं कि आखिर उन तीनों ने किया क्या था। 2 महीने पहले तीनों दोस्त पार्टी करके घर वापस जा रहे थे और तीनों ही दोस्त नशे में धुत थे। रास्ते में उन्हें एक बारात जाती हुई दिखी और वो लोग उस बारात में जबरन घुसकर नाचने लगे और वहां पे लोगों से बदतमीजी करने लगे। जब वहां उन्हें लोगों ने रोका और बाहर जाने को बोला तो उन तीनों ने वहां मारपीट शुरू कर दी और जब सिक्योरिटी ने उन्हें रोका तो सुरेश ने उस गार्ड की बंदूक लेकर दूल्हे को ही गोली मार दी और वहीं उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर वो तीनों वहां से फरार हो गए। और जब ये बात दुल्हन और उसके परिवार को पता चली तो उसके पूरे परिवार ने शादी के मंडप में ही जहर खा के आत्महत्या कर ली। और जब से ही राखी की आत्मा बदले की आग में यहां वहां भटक रही थी और उसने मौका मिलते ही इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। कई बार लोग जाने अनजाने में या फिर शराब के नशे में बहुत कुछ गलत कर देते हैं
कुछ लोगों को कानून सजा देता है और जो लोग बच जाते हैं उनका हिसाब प्रेत आत्माएं खुद करती हैं। आपको क्या लगता है उस रात उन लोगों से जो गलती हुई क्या वो माफ कर देने लायक थी, या फिर उनके साथ जो हुआ वही सही था? आप इस सवाल का जवाब खोजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे